हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त है, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले अध्याय के अंदर हमने जो पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो द्विघात समीकरण हुआ करते थे उनके अपन ने शून्यांक निकाले थे और शून्यांकों के बीच में जो रिलेशन हुआ करता था उसे समझा था। आज हमारे पास नया टॉपिक है और नया टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। हमारा टॉपिक है रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो कौन सा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहां पर बात समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसे अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। इससे पहले एक बात और आपको कह देता हूं, सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट है, उसके वीडियोस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनको आप जो है पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे जैसे अपने वीडियो आते हैं एवरीडे में यही बात बोलता आ रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जमकर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि सर आज की कल नहीं की, कल की परसों नहीं की। आपको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिल रहे हैं और रेगुलर वीडियो मिल रहे हैं तो रेगुलर आपको पढ़ना है। उन्हीं चीज को जितना पढ़ाया जाता है, एक आधे घंटे की क्लास है उसके अंदर जितना पढ़ाया जाता है उस चीज को आप अच्छे से समझिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बिना समय बर्बाद के यहाँ आ जाता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब क्या होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं दो की। किसकी बात करूं? दो की। दो का मतलब दो ही होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि दो का मतलब तो दो हो गए। चर, चर का मतलब क्या हुआ करता था? ए से लगाकर जेड तक की संख्या। यही पढ़ा था हमने। गणित के अंदर दो प्रकार के पद होते हैं, एक चर पद होते हैं, एक अचर पद होते हैं। तो चर का मतलब हो गया कि दो चर हो गए, यानी ए से लगाकर जेड तक की जो संख्या होती है वो चर होते हैं। अब चर दो हो गए, यहां पर ये चीज हमें पता चल गई कि दो चर हो गए, यानी एक एक्स होगा तो दूसरा वाई होगा, एक वाई होगा तो दूसरा जेड होगा। यानी कुल मिलाकर हमने जो इसके अंदर जो हमारे पास समीकरण आएंगे उसमें दो दो चर आएंगे, एक एक्स आएगा दूसरा वाई आएगा। फिर आगे बात कर रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते थे? जिसकी अधिकतम घात एक होती है, जिसकी अधिकतम घात एक हो। यही बात पढ़ी थी हमने कि जिसकी अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यानी जो हमारे पास यहां पर हमारे चैप्टर के अंदर आने वाला है वो दो चर आएंगे और रैखिक समीकरण आएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक चर आता है तो हमेशा समीकरण एक ही आता है। अगर दो चर आएंगे तो उनके समीकरण भी दो दो आएंगे। एक साथ हमें एक प्रश्न के अंदर दो दो समीकरण दे रखे होंगे। और ऐसे कैसे, यदि मान लो तीन चर आ जाए तो समीकरणों की संख्या तीन हो जाएगी। जितने चर होंगे उतने ही समीकरण दिए हुए होंगे। तो यहां जो हमें जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा उस हर एक प्रश्न के अंदर दो दो समीकरण देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज। अब सबसे पहले इनके बारे में जो महत्वपूर्ण कुछ सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं वापस, जो ये रैखिक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण आता है वो हमेशा इस तरह से आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में। यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में। इसका अर्थ होगा जो एक्स के साथ होगा उसे ए कहेंगे, जो y के साथ होगा उसे b कहेंगे और जो अचर पद होगा उसे c कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लूं 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। तो यहां पर जो ये 3 है ये कहलाएगा a, ये 5 है ये कहलाएगा b और ये माइनस 7 है ये कहलाएगा c। तो यानी यहां से a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमारे पास यहां पर दो समीकरण हो गए, तो पहले समीकरण के साथ जो पहला समीकरण होगा उसमें a1x b1y और c1 के रूप में होगा और दूसरा जो समीकरण होगा वो a2x b2y प्लस c2 के रूप में होगा। ठीक है, यानी जो पहला समीकरण होगा उसमें x के साथ वाला a1 कहलाएगा, y के साथ वाला b1 कहलाएगा और अचर पद c1 कहलाएगा। ऐसे कैसे जो दूसरा समीकरण होगा, दूसरे समीकरण में x के साथ होगा उसको a2 कहेंगे, y के साथ होगा उसे b2 कहेंगे और अचर पद होगा उसे c2 कहेंगे। तो यानी यहां तक आपको पता चल गया पूरा।
अब मैं नेक्स्ट चलूं आगे कि हमारे इस प्रश्नावली के अंदर सूत्र कौन कौन से आएंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म करने को जो सरल करने की विधियां होती है वो 4 विधियां होती है। सबसे पहले आती है ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि में क्या होता है कि ग्राफीय विधि में आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ग्राफ के अंदर लाइनें बनती है। भैया लाइनें तो बनती है ना, ग्राफ बनाओगे तो लाइन तो बनेगी बनेगी, निश्चित है, अपने छोटी कक्षा में सीखा है ग्राफ बनाना। तो यानी जो ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर लाइनें बनती है। अब उस लाइनों के अकॉर्डिंग हमें यहां पता करना है कि किस समय कैसी लाइन आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस समय जो अभी अपन ने बताया a1/a2 यानी a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकालें और वो दोनों बराबर नहीं आए, क्या आए, दोनों बराबर नहीं आए, तो उस स्थिति में जो रेखाएं होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, एक दूसरे को ये रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक बिंदु पर टकराएगी। फिर दूसरी बात है कि जब टकराती है तो उससे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। भाई एक जगह पर भी टकराएगी तो उस जहां बिंदु पर टकराएगी वह बिंदु उसका आंसर निकल जाएगा, वह बिंदु उसका जो है वैल्यू निकालेगा। तो यानी वो उसका कुल मिलाकर संगत होगी। संगत का मतलब होता है जिसका आंसर निकल जाता है, जिसकी वैल्यू निकल जाती है वो संगत कहलाता है। और जहां एक हल का मतलब होगा कि उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एक जगह पर टकराएगा, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखाएं इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। तो यहां एक जगह पर टकराएगी तो हमें एक बिंदु ही ऐसा मिलेगा जहां पर उसका आंसर हमें प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। फिर दूसरी बात आती है कि जिस समय a1/a2 की वैल्यू निकालो, b1/b2 की वैल्यू निकालो और c1/c2 की वैल्यू निकालो, उस स्थिति में यदि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, ये दोनों वैल्यू तो बराबर आ जाए, लेकिन तीसरी जो c1/c2 की वैल्यू है वो बराबर नहीं आए। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है ना, कि a1/a2 और b1/b2 की तो वैल्यू बराबर आ जाए लेकिन c1/c2 की वैल्यू बराबर नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होने का मतलब हो गया इस तरह से, यानी वो जीवन में कभी टकराएगी ही नहीं। अब टकराएगी नहीं तो भैया उसका सॉल्यूशन निकलना मुश्किल है, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो ऐसे में असंगत होगी, रेखाएं असंगत होगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब टकराएगी नहीं तो हल होना असंभव हो गया, असंभव है तो इसलिए अपन ने लिख दिया इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इनकी वैल्यू निकालें और ये तीनों वैल्यू एक समान आ जाए, बराबर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती होगी। कैसी होगी, समपाती होगी। समपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा वापिस, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है तो समपाती कहलाती है। समपाती होगी तो देखो यहां तो हर बिंदु पर टकरा रही है तो हर बिंदु पर वैल्यू निकलेगी, हर बिंदु पर वैल्यू निकलेगी तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू निकल जाएगी वो संगत हो जाएगी। और बहुत जगह बिंदुओं पर टकरा रही है, हर एक बिंदु पर टकरा रही है तो हर बिंदु पर आंसर निकलेगा, हर बिंदु पर हमें मान प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में उसके हल भी जो होंगे वो क्या होंगे, अनेक हल होंगे, बहुत सारे अनेक हल हो जाएंगे। तो यहां तक का बात समझ में आ गई। ऐसे अपन इन सूत्रों को जब उपयोग करेंगे तो और ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कह रहे सर क्या ये कुछ पता ही नहीं चला, भाई थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझ में आए, लेकिन आपको ये स्थितियां याद रखनी कि किस स्थिति में कैसी चीज होगी। अब मैं बात करूं आगे, सबसे पहले बात करूं कि हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो हल करने की विधियां कौन कौन सी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, टोटली 4 विधियां होती है। ऐसे तो हमारे चैप्टर के अंदर 3 ही है लेकिन टोटल 4 होती है, एक हमारे हट गई है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आती है ग्राफीय विधि। कौन सी आती है, ग्राफीय विधि के अंदर क्या होता है कि हमें ग्राफ बनाना होता है। जिस ग्राफ के अंदर बनाते हैं तो वहां ग्राफ के अंदर जो लाइनें होती है उसी से हमें आंसर प्राप्त होता है। लाइन अगर टकराएगी तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो यानी इसके अंदर हमें ग्राफ बनाना होगा। फिर दूसरी आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि कोई न कोई एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे। तो यानी यहां पर प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब होता है फोटोकॉपी, फोटोकॉपी को कहता है ना अपन प्रति, तो प्रति का मतलब होता है फोटोकॉपी और स्थापना, यानी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू किसी एक चर की वैल्यू है वो दूसरे के अंदर रखना प्रतिस्थापन कहलाता है, और ऐसी विधि होगी। तीसरी आती है आप लोगों के विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है वो होता है
कि विलुप्त करना, यानी एक चर को विलुप्त करना, यानी एक चर को डायरेक्ट हटा देना। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सी प्रयोग करेंगे? विलोपन विधि करेंगे। अभी विधि कैसे होगी, क्या होगी, उसको जब अपन के एग्जाम जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न के अपन एक एक चीज को समझेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करनी है, विलोपन विधि कैसे करनी है, ग्राफी विधि कैसे करनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक हमें समझ में आ गया कि अगर हमें पूछ ले कोई ऐसे, ये जो वज्र गुणन विधि होती है, ये वज्र गुणन विधि आपके चैप्टर से हट गई है। क्या हो गई? आपके चैप्टर से हट गई है। पुरानी किताबों के अंदर ये हुआ करती थी, लेकिन अब ये इसको हटा दिया गया है। इसके अंदर एक सूत्र हुआ करता था और उस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली हमारे पास है 3.1। अब 3.1 के अंदर पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमें? पहला प्रश्न जो हमें कह रहा है वो क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म में के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अपने को कह रहा है कि जो हमें जो ये समस्या दे रखी है, इस समस्या को जो है पहले ग्राफी रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद उन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखो, सबसे पहले हम इसको बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? एक चीज याद रखना है, हमें गणित कहती है कि कुछ भी चीज मान लो। क्या कहती है? कोई भी चीज अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसे मान लो कि माना ये x है, तो ऑटोमेटिक उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहां अपन काम करेंगे। तो क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे और उन्होंने कोई गणित की कोई प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर क्या लिया? भाग लिया। इसका मतलब ये पता चल गया कि इसमें टोटल बच्चे 10 थे। फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितने अधिक है? 4 है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक होगी। फिर कह रहा है प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो हमें प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं उन लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इस चीज को मान लेना है कि माना लड़कों की संख्या बराबर x। क्या मान लेते हैं? माना लड़कों की संख्या बराबर x एंड लड़कियों की संख्या बराबर y। यहां तक समझ आ गया? यानी लड़कों की संख्या को x मान लिया, लड़कियों की संख्या को क्या मान लिया? y मान लिया। देखो, थोड़ा स्लो मोशन में चल रहा है, मैं पहले ही बोल देता हूं, फर्स्ट टाइम सिलेबस है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, एक एक शब्द को समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आप आराम से समझिए, आराम से सीखिए। अब दूसरी बात आती है यहां से कि अब मैं यहां से कंडीशन फॉलो करता हूं। तो पहली कंडीशन हमें कह रही थी यहां से लगाकर यहां तक। पहली कंडीशन यहां थी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ली, यानी टोटल बच्चे कितने थे? 10 थे। तो 10 में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हुई। तो कंडीशन फर्स्ट के अनुसार कौन सी कंडीशन लग गई? कंडीशन फर्स्ट के अनुसार लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर थे 10। तो लड़के थे x, लड़कियां थी y, इन दोनों को मिलाया तो जोड़ कर दो और इसके बराबर में लिख दो 10, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 10 थे तो ये हो गया 10। इसको बना दो समीकरण नंबर 1। तो एक द्विघात दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। फिर ऐसे कैसे कंडीशन ले लेते हैं सेकंड। कंडीशन सेकंड के अंदर कंडीशन सेकंड हमारे पास यहां से फॉलो होगी, और कंडीशन सेकंड कहां से लागू हो रही? यहां से, कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अपने को क्या बोला कि जो लड़कियों की संख्या है, यानी लड़कियों की संख्या जो y हमारे पास है वो लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों से कितने अधिक है? 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या x है, उससे 4 अधिक करने का बोला, तो इसके अंदर कितने जोड़ दो? 4 जोड़ दो और बीच में क्या लगा दो? बराबर लगा दो। यानी लड़की की जो संख्या थी वो लड़कों से 4 अधिक हो गई। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बने, यही हमारे जो है रैखिक समीकरण युग्म है। अब रैखिक समीकरण युग्म बन गए, अब इन्हें हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्राफी विधि बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे ग्राफी विधि में हम हमारी मन मर्जी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी इच्छा हो जैसे आप वैल्यू मान सकते हैं, आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जो 2 समीकरण बने, हम इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास? समीकरण 1 में
समीकरण एक के अंदर ले लेते हैं, तो समीकरण एक में, समीकरण एक हमारे पास था, वो था x प्लस वाई बराबर 10, यही था। अब देखो यहां पर कुछ नहीं करना, मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूं, सबसे इजी मेथड बता रहा हूं, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार जो ये समीकरण दे रखा है इसमें x की वैल्यू 0 रख दो और दूसरी बार y की वैल्यू 0 रख दो, दोनों की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो और y की निकाल दो, दूसरी बार y की वैल्यू 0 रख दो और x की निकाल दो, तो हमारा मामला पूरा सेट हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है, ये मेथड आपको मैं पहले ही बता देता हूं, ये सबसे इजी मेथड होता है। बाकी तो ऐसे आप चाहे जो वैल्यू रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 0 रखे, आप चाहो तो 1 रख सकते हैं, आप चाहो तो 10 रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो रख सकते हैं। दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं कि एक बार x की रखनी, एक बार y की रखनी, आपकी इच्छा हो गई तो सारी वैल्यू x की रख दी, आपकी इच्छा हो गई सारी वैल्यू y की रख दी, लेकिन सबसे इजी मेथड यही होता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x के बराबर में 0 रख दो, तो रख दो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो देखो x की जगह आ जाएगा 0, प्लस का प्लस, y का y बराबर 10, 0 और y को जोड़ोगे तो y बराबर 10। तो यानी जिस समय हमने x बराबर 0 लिया था उस समय y बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया था, 10 निकल के आ गया था। ऐसे कैसे दूसरी बार मैं y बराबर 0 रख दूं, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखूंगा तो समीकरण में रखना है भाई, ऐसे नहीं कि समीकरण से बाहर रख दो, हमें वैल्यू तो समीकरण के अंदर ही रखनी है, तो समीकरण के अंदर रख दो। तो x का x प्लस का प्लस, y की जगह हमने 0 रखने का बोला तो 0 बराबर 10, x और y 0 को जोड़ा तो x बराबर 10, यानी जिस समय y की वैल्यू 0 ली उस समय x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, 10 निकल के आ गई। बस 2 बार वैल्यू रखनी है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आप लोगों को 3 बार वैल्यू भी रखी जाती है, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, तो कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो रखनी ही रखनी, तो 2 रख दी। अब अपन यहां पर एक सारणी बना देते हैं, तो बना देते हैं, लो जी सारणी, x y। अब देखो यहां पर हमें क्या समझना है कि x और y की जो सारणी बनाते हैं इस समय ध्यान रखना है, x वाली वैल्यू x वाले खाने में रखनी है, y वाली वैल्यू y वाले खाने में ही रखनी है। ये बॉक्स जो बने हुए इसमें x की वैल्यू x वाले बॉक्स में रखनी और y की वैल्यू y वाले बॉक्स में रखनी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते, ऊपर नीचे करके गलती कर देते, ऐसा नहीं, x की वैल्यू x में, y की वैल्यू y में। तो देखो यहां पर जब पहली कंडीशन में अपन ने x 0 रखा था, x कितना रखा था, 0 रखा था, उस समय y की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी, तो 0 और 10 हो गई। दूसरी बार जब हमने y बराबर 0 रखा था, तो y बराबर 0 रखा, उस समय x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 10 निकल के आई थी, तो 10 लिख लो। तो देखो इस समय उल्टा लिखा था, y की वैल्यू नीचे लिखी, x की वैल्यू ऊपर लिखी, ऊपर वाले खाने। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि जब x की वैल्यू जो आती है वही रखो और y की वैल्यू यहां रखो। अब देखो ग्राफ में एक बार इतना डीपली जा के एक एक शब्द को समझा रहा हूं, बाद में इतना नहीं समझाऊंगा, मैं पहले ही बोल देता हूं, तो आप गौर करके समझ लीजिएगा। फिर थोड़ा है, प्रश्न को तो समझाएंगे लेकिन थोड़ा फास्टली चलेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरी बार जो है अपन समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4, तो कर देते हैं y बराबर x प्लस 4। तो समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या था, y बराबर x प्लस 4। वो क्या वो तरीका है, एक बार x के बराबर में 0 रख दो, एक बार y के बराबर में 0 रख दो। तो रख दो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखूंगा तो देखो y का तो y बराबर का बराबर x की जगह 0 प्लस 4, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 0 और 4 को ऐड करूंगा तो 4, तो y की वैल्यू कितने निकल के आ गई हमारे पास, 4 निकल के आ गई। सेम प्रोसेस अगर मैं यहां पर अब जो है यहां मैं ले लूं दूसरी बार y बराबर 0 रखने पर, क्या रख देता हूं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखूंगा तो देखो क्या आएगा, समीकरण तो यही है, तो y की जगह हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 4, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर x, आगे पीछे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -4। इसी की मैं सारणी बना देता हूं इधर, x y, x की वैल्यू जब 0 ली उस समय y की वैल्यू 4 आई थी, तो x की वैल्यू 0 उस समय y की वैल्यू
4। दूसरी बार जब y की वैल्यू 0 ली उस समय x की वैल्यू -4 आई, तो y की वैल्यू 0 ली उस समय x की वैल्यू -4 आ गई। ये जो सारणी बनकर आ गई ये हमारे ग्राफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। ग्राफ इसी से बनेगा। तो यहां तक जो सारणी बनाने का मेथड है वो समझ में आ गया आपको। कंडीशन जो दी थी उसको लेना है, जो तरीका था एक बार x की जगह 0 रखा, एक बार y की जगह 0 रखा, सारणी बनकर रेडी हो गई। अब इस सारणी से हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, आ जाओ, ये रहा हमारे पास ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर आप सब जानते हैं कि जो यहाँ बीचों बीच वाला होता है वो मूल बिंदु होता है। ये आप सभी जानते हैं कि बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट होता है वो मूल बिंदु होता है। ये जो होती है ये वाई एक्सिस होती है, ये जो ऊर्ध्वाधर होती है वाई एक्सिस होती है, ये क्षैतिज रेखा जो होती है जो आडी उसको अपन एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यानी यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आपको ये खाने दिख रहे, 1 खाना 2 खाना 3 4 5 6, तो ऐसे जो खाने दिख रहे हैं आपके ग्राफ के अंदर भी बने हुए होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस खानों के ऊपर जो आप संख्या देखते हैं कभी तो 1 2 3 4 लिखी हुई होती है, कभी 2 4 6 8 10 लिखी हुई होती है, ऐसे 2 का पहाड़े के रूप में, कभी 5 के पहाड़े के रूप में देखने को मिलती है, कभी 100 के पहाड़े के रूप में देखने को मिलती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ आप यहां समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां संख्याएं लिखी जाती है वो हमेशा पहाड़े के रूप में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? पहाड़े के रूप में लिखी जाती है। यानी या तो 1 2 3 4 5 गिनती लिख दो, या फिर अगर मान लो कि मेरे को यहां जैसे, अब वो पहाड़े क्यों लिखे जाते हैं उस बात को समझते हैं कि यानी मुझे यहां चाहिए संख्या चाहिए 20, कितनी चाहिए 20 तक संख्या चाहिए, और यहां पर मेरे पास मान लो 10 खाने ही है। अब 10 खाने हैं तो 20 तो बढ़ा नहीं सकता मैं, उसको खाने को तो चेंज कर नहीं सकता। तो खाने को चेंज नहीं कर सकता तो मैं उस स्थिति में क्या करूंगा? छोड़ दूं कि भाई छोड़ दो, कोई नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको, क्योंकि 20 खाने कहां से लाए, ग्राफ में है ही नहीं सर। अरे नहीं है तो मेरे भाई उस स्थिति में क्या करना, उस स्थिति में यह करना है कि मान लो 10 खाने हैं और हमें 20 तक जाना है, तो आप 2 का पहाड़ा लिख दीजिए, 2 4 6 8 ऐसे करते करते। मान लो कि 2 के पहाड़े से भी हम उस संख्या तक नहीं पहुंच सकते तो 5 का पहाड़ा लिख दो। अगर 5 के पहाड़े से भी नहीं पहुंचते तो 10 का पहाड़ा लिख दो। अगर 10 के पहाड़े से नहीं पहुंचते तो 20 का लिख दो। यानी जो आपको जैसा जरूरत हो उस अकॉर्डिंग आप पहाड़ा लिख दो। ये बात समझ में आ गई मेरी। अब देखो यहां तक तो हो गया हमारे पास। तो हमारी सारणी के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है देख लो। इसके x के अंदर भी 4 है, y के अंदर भी 4 है, इधर x के अंदर 10 है, y के अंदर भी 10 है, तो हमारे पास अधिकतम वैल्यू 10 है। तो 10 है तो देखो हमारे पास यहाँ 10 खाने तो मिलने वाले नहीं है भाई, 10 खाने मिलने वाले नहीं है, तो हम किसका ले लेते हैं? 2 का पहाड़ा ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? 2 का पहाड़ा ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 का पहाड़ा ले लेता हूं। तो यहां ले लेता हूं सबसे फर्स्ट नंबर पे 2, फिर यहाँ सेकेंड नंबर पे 4, फिर यहाँ थर्ड नंबर पे 6, फिर 8, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 12, ऐसे। अपने को 10 से चाहिए तो मैं 12 तक ले लेता हूं। ऐसे कैसे? -2, -4, -6, -8, -10 और -12 ये ले लिया। ऐसे कैसे? ऊपर जो लेंगे वैल्यू 2 4 6 8 10 और 12। ऐसे कैसे? नीचे -2 -4 -6 -8 और -10। ये बात आपको सबको समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होती है उसमें इधर की साइड में पॉजिटिव वैल्यू रखी जाती है, इधर की साइड में नेगेटिव वैल्यू रखी जाती है। यानी इधर प्लस वाली इधर माइनस वाली, ऊपर भी ऐसे कैसे प्लस वाली नीचे माइनस वाली। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखो हम सारणी के कैसे बनाते हैं, देखो एक बार समझ लो, एक बार अगर आपने समझ लिया ना तो पूरा मामला सेट क्या हो जाएगा, पूरा मामला सेट हो जाएगा। तो यानी यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास सारणी के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले सारणी थी 0,10। देखो एक चीज मैं 0 क्यों लिया था, इसलिए लिया था कि अब 0 की समस्या खत्म हो जाएगी। हमें क्या देखना है, x की वैल्यू 0 हो गई, कोई लेना देना नहीं है। x की वैल्यू इसलिए 0 ली ताकि हमें इसकी बेजमारी खत्म हो जाए, हमें इससे कोई समस्या जो है ढूंढना जो है वो खत्म हो जाए। तो x की वैल्यू तो 0 है, कोई लेना देना नहीं है। y की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू 10 कहां है, देखो x की वैल्यू तो 0 है, कोई लेना देना नहीं है। तो x की वैल्यू 0 है तो यही होगी। तो y की वैल्यू 10 कहां है, ये वाली y वाली है, इसके ऊपर 10 कहां है, यहाँ है। तो हमें बिंदु कहां मिल गया, यहाँ मिल गया। इस बिंदु को यहाँ से नोट डाउन कर दिया। फिर ऐसे कैसे दूसरी बार कौन सी वैल्यू थी कि x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 0 थी। y की वैल्यू 0 है तो कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो x के ऊपर 10 देखना है। तो x के ऊपर 10 देखो, x ये रहा, इसके ऊपर 10 कहां है, ये रहा। तो ये बिंदु मिल गया हमें,
दोनों बिंदु मिल गए, इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दो स्केल के माध्यम से। तो लो जी, मैं ले लेता हूं अपने पास स्केल, ये आ गई हमारी रूलर, अपन रूलर की सहायता से इसको मिला देते हैं। ये देखो, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों सेम रेखा पे आ गए। अब इनको हम मिला देते हैं, तो मिला दो सा, ये मिल गई हमारे पास। तो ये जो रेखा बन के आ गई हमारे पास, ये रेखा अपने पास एक ग्राफ की रेखा आ गई। अब इसको एरो का निशान दोनों तरफ लगाना जरूरी होता है, तो दोनों तरफ एरो का निशान लगा दो। तो पहली रेखा ये प्राप्त होगी। ऐसे कैसे दूसरी रेखा प्राप्त करते हैं, तो दूसरी रेखा कहां से प्राप्त होगी, दूसरी रेखा हमें प्राप्त होगी, वो होगी सेकंड वाली निशानी से। सेकंड में क्या थी, 0,4, क्या थी 0,4, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 थी। तो x की वैल्यू 0 है, कोई लेना देना नहीं, y की वैल्यू 4 है, तो y पे 4 ले लो। देखो y पर, ये y है, इसके ऊपर 4 कहां है, आपको ये 4 दिख रहा होगा, तो आपको 4 यहां पर नजर आ रहा है, मुझे यहां पर नजर आ रहा है 4, तो ये 4 हो गया। दूसरी बार हमें पास क्या था कि x की वैल्यू -4 थी, y की वैल्यू 0 थी। 0 का कोई लेना देना नहीं, ये 0 लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है। तो x के ऊपर -4, तो x के ऊपर -4, देखो ये रहा x के ऊपर -4 कहां है, यहां पर है, तो ये बिंदु मिल गया -4। इन दोनों को भी रूलर के माध्यम से मिला देते हैं। तो रूलर लाओ भाई, ये रहा हमारा रूलर, मिला दो रूलर की सहायता से इसको भी। ठीक है, देखो आप लोगों के पास तो डायरेक्ट होता है भाई, इजी वे में मिल जाता है, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास रूलर सेट कंप्लीट। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो हो गया, अब अपन इसको मिला देते हैं, तो ये हमारी रेखा हो गई यहां पर। अब देखो ये रेखा होगी, इसको भी एरो के निशान से मिला दो, तो ये दोनों रेखाएं आपकर इस जगह पर मिली। इस जगह पर जो मिली, ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू, इसमें जो x की और y की वैल्यू आएगी, वही हमारे आंसर हो गए। जो अपन x और y माने थे ना, लड़के और लड़कियों की संख्या, वो यहां से होगी। तो देखो ये बिंदु बीचों बीच में है, यानी किसके बीच में, 2 और 4 के बीच में, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो हो गई 3, और यहाँ 6 और 8 के बीचों बीच में, इसका मतलब हो गया 7, क्योंकि 6 और 8 के बीचों बीच में क्या आता है, 7 ही आता है। तो 3,7, तो यानी लड़कों की संख्या x मानी थी, तो x तो हो गया 3, और लड़कियों की संख्या 7 मानी थी, तो लड़कियों की संख्या हो गई 7। ये चीज हो गई। अब यहाँ हमें बिंदु को निर्देशित करने होते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो हमेशा याद रखें ये बिंदु क्या था अपने पास, -4,0, यानी पहला x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। फिर ऐसे कैसे, ये क्या था हमारे पास, ये वाला बिंदु, ये था 0,4, ऐसे कैसे, ये था 10,0 और ये था 0,10, ये बिंदु हो गए। अब ये रेखा किस समीकरण से आई थी, पहले वाले समीकरण से आई थी। पहला समीकरण क्या था, x + y = 10, तो यहां लिख दो x + y = 10 इस रेखा के ऊपर। दूसरा समीकरण, ये वाली रेखा जो है दूसरे समीकरण से आई थी, दूसरा समीकरण था y = x + 4, तो यहां लिख दो y = x + 4, ताकि हमें पता रहे कि ये रेखा किससे आई, ये रेखा किससे आई, और ये हमारे जो है मूल निकल कर आ गए। तो अब एक चीज और लिखनी होती है, पैमाना। क्या लिखना होता है, ग्राफ बनाते हो तो आपको पैमाना लिखना जरूरी है। पैमाना कैसे बनाया जाएगा, तो देखो सबसे पहले पैमाना कैसे लिखा जाता है, पैमाना आपको बता देता हूं कि पैमाना कैसे लिखा जाता है। तो पैमाना लिखने का जो तरीका होता है, कुछ नहीं होता है, एक बार x अक्ष पे होता है, एक बार y अक्ष पे होता है। तो लिख दो x अक्ष पर, लिख दो x अक्ष, y अक्ष। x अक्ष पर क्या था, x अक्ष पर एक
जो सेंटीमीटर, ये खाना जो है, एक खाना जो है 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर के हम पहाड़े किसका लिया, 2 का लिया, तो लिख दो 1 सेंटीमीटर के ऊपर हमने पहाड़ा 2 का लिया, तो 2 इकाई लिख दो। क्या लिख दो, अगर 5 का पहाड़ा लिखते हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, 10 का पहाड़ा लेते हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, और गिनती लेते हो 1 2 3 4 तो 1 इकाई। ठीक है, ऐसे कैसे वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या लिया था, 2 का पहाड़ा लिया था, तो ये हो जाएगा 2 इकाई। हमारे पास जो अंतिम रूप से चयनित होकर कौन सा आया था, 3,7 हमारा आंसर आया था, तो यहां हम लिख देंगे लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो यानी हमारे पास लड़कों की संख्या बराबर 3 निकल के आई थी और लड़कियों की संख्या बराबर 7 निकल के आई थी। तो यहां तक समझ में आ गया। अब प्रश्न समझ में आ गया आपको किस तरीके से हमें सबसे पहले समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद हमें उसे रैखिक समीकरण में बदलना है, रैखिक समीकरण में बदलने के बाद हमें उसे सारणी के रूप में कन्वर्ट करना है, और सारणी के बाद हमें ग्राफ बनाना है। ये चीज आपको समझ में आ गया। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, ग्राफ बनाना अच्छी तरीके से सीख जाना, क्योंकि आपके ग्राफ आता है, और अगर आता है तो बड़े अंकों का आता है, और बड़े अंकों का आता है तो फिर आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आपको पूरी कोशिश के साथ समझाया है, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, जो मैंने मेथड बताया वही मेथड आप करोगे तो हर एक चीज सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा आगे चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न के अंदर। सेकंड जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से एक रिक्वायरमेंट रखूंगा आज, मैं आपको इसके समीकरण बना के दे देता हूं। चलो ठीक है, आप कोशिश करोगे कि उसका जो सारणी और आप ग्राफ बनाओगे। ठीक है, कल का आज के लिए ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि भैया आप लोगों को क्या करना है, इस सेकंड वाले क्वेश्चंस क्या जो है मैं समीकरण बना के दे रहा हूं, आप लोग उसको क्या करोगे, आप उससे एक तो सारणी बनाओगे, दूसरा उसका ग्राफ बनाओगे। ठीक है, कल वापस ऐसे मैं करवाऊंगा, चिंता नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं, सर नहीं करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आ जाते हैं, हम इसके समीकरण बना देते हैं। समीकरण क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे तो उसका कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। और अगर दूसरी बार कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे तो उसके ₹46 है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले तो इसी को मानना है, हमें पेंसिल का और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो मानना पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपए। क्या मान लेते हैं, मानना एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर Y रुपए। ठीक है, अब देखो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, आपको पता है कई विद्यार्थी क्या करते हैं, डायरेक्ट 7 पेंसिल 5 पेंसिल और 7 कलम का मानते हैं। ऐसे नहीं मानना है, क्योंकि कोई भी चीज खरीदी जाती है वो एक चीज खरीदी जाती है, एक चीज के रेट पता होती है, फिर उसके बाद जितने आप खरीदते हो उससे गुना हो जाता है, लेकिन जो शुरुआत में रेट पूछी जाती है वो एक चीज की पूछी जाती है। तो ऐसे कैसे एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य मानोगे, ऐसा नहीं कि आप 5 और 7 का मान लो। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए। अब कंडीशन फर्स्ट फॉलो करते हैं अपन। कंडीशन फर्स्ट यहां से शुरू हुई थी, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए था। तो देखो एक पेंसिल का मूल्य X रुपए है, 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5X हो जाएगा, तो 5 मूल्य हो गया 5X। फिर एक कलम का Y रुपए था, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7Y हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ा, इन दोनों का मूल्य जो था टोटली कितना था, 50 रुपए, तो इन दोनों को जोड़ा और बराबर में क्या लिख दिया, 50। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे कैसे, दूसरी बार मैं कंडीशन सेकंड लगा देता हूं, तो कंडीशन सेकंड कहां से शुरू हुई, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य X है, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7X हो जाएगा, प्लस एक कलम का मूल्य Y है, तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5Y हो जाएगा, बराबर ये दोनों मिलाकर कितने रुपए हैं, 46 रुपए हैं, तो ये 46, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण मैंने आपको बना के दे दिए। ठीक है, समीकरण आपके पास रेडी है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है,
कि जो समीकरण दे रखे हैं उससे सारणी बनानी है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज तक जो है अपन ने पढ़ा वो पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। ठीक है, और तो आप लोग कोशिश भी कर रहे होगे मेरे साथ साथ। देखो हमेशा ताली बजती है, दोनों हाथ से बजती है बेटा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मेहनत आपको भी साथ साथ करते रहना है। तो यहां तक समझ में आ गया? ओके, ठीक है, तो ये होमवर्क आप लोग जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।